अगर हम बस एक पल के लिए कल्पना करें कि 50 मीटर दूर रखे एक बहुत ही छोटी सी टारगेट पे निशाना लगाना है। और वो भी तब जब हवा चल रही हो। हाँ, हवा चल रही है और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अब जरा सोचिए कि ये सारा काम बिना हाथों और बिना पैरों के करना है। मतलब ये सुनते ही ऐसा लगता है कि ये तो सीधा सीधा साइंस के और हमारे शरीर की बनावट के बुनियादी नियमों के एकदम खिलाफ है। बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी इंसान को एक एक्सरे मशीन में डालें ना, तो वो मशीन सिर्फ हड्डियां, जोड़ और शरीर का एक मशीनी ढांचा ही दिखा पाएगी। सही कहा। वो मशीन कभी ये नहीं नाप सकती कि उस इंसान के अंदर कितनी जिद है या कितना हौसला है। और आज के हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। मतलब इसी तय सांचे को पूरी तरह से तोड़ना। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नल्स की रिपोर्ट्स, कुछ बायोमैकेनिक्स के आर्टिकल्स और हमारे खुद के रिसर्च नोट्स, वो एक ऐसी कहानी पर रोशनी डालते हैं जो अकल्पनीय है। हाँ, और ये कहानी मानव क्षमता की हर स्थापित सीमा को झुठला देती है। एकदम। तो आज हम गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं ओडिशा की 18 वर्षीय पायल नाग की कहानी का। पायल दुनिया की पहली ऐसी एथलीट है जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं हैं, जी। जिसे मेडिकल शब्दावली में क्वाड्रुपल एम्प्यूटी कहते हैं। क्वाड्रुपल एम्प्यूटी। और इसके बावजूद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास के पन्नों को फिर से लिख दिया और है। ये कहानी ना केवल एक खेल में मिली जीत तक सीमित नहीं है। मतलब अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये तकनीक, इंसान की मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और खेल भावना का एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि असंभव बस एक शब्द है। हाँ, तो जब हम इस परफेक्ट बायोमैकेनिकल सिस्टम के टूटने की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ कोई मेडिकल थ्योरी नहीं है। 2015 में एक 8 साल की बच्ची के लिए ये एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक वास्तविकता बन गई थी। बिल्कुल, वो वक्त जब बच्चे आमतौर पर मैदानों में दौड़ना और दुनिया को समझना सीख रहे होते हैं। हाँ, और तभी उन्हें एक अत्यधिक गंभीर बिजली का झटका, यानी एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और शॉक की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनके टिश्यूज और नसों को ऐसा नुकसान पहुंचा जिसे ठीक करना मतलब असंभव था। शरीर में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए सर्जनों के पास बस एक ही विकल्प था। उनके चारों अंगों को काटना। जी। मेडिकल साइंस में इसे एक्सट्रीम ट्रॉमा की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ। मतलब एक 8 साल के बच्चे के अविकसित दिमाग के लिए अचानक अपने शरीर के इस नए रूप को स्वीकार करना मनोवैज्ञानिक रूप से कितना विनाशकारी रहा होगा। बाप रे, 8 साल की उम्र में ऐसा हादसा। और अस्पताल के बाहर की दुनिया ना अक्सर और भी ज्यादा क्रूर होती है। स्रोतों से पता चलता है कि ये त्रासदी सिर्फ शारीरिक नुकसान तक नहीं रुकी। हाँ, उनके परिवार को बहुत बड़े वित्तीय और सामाजिक संकट का भी सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और हालात इतने बिगड़ गए कि पायल को अपना घर छोड़कर एक अनाथालय में भी लंबा समय बिताना पड़ा। मतलब शरीर के साथ साथ जब सामाजिक ढांचा भी गिर जाए तो इंसान टूट जाता है ना। सही बात है। लेकिन पायल ने वहीं से अपनी जिंदगी को दोबारा समेटना शुरू किया। उन्होंने खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया तरीका खोजा, पेंटिंग। और वो भी अपने मुंह से ब्रश पकड़कर। हाँ, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना ये एक बेहद महत्वपूर्ण चरण था। जब इंसान के पास अपने हाथों से दुनिया को छूने की क्षमता नहीं रहती, तो उसका दिमाग जीवित रहने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों को नए तरीके से इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। मतलब उन्होंने मुंह से पेंटिंग करना सिर्फ एक शौक के तौर पे नहीं शुरू किया था, ये उनके अस्तित्व को बचाए रखने का एक तरीका था। एकदम सही। और फिर उनका ये मुंह से पेंटिंग करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। मतलब मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि पायल का वो वायरल वीडियो किसी समुंदर में फेंकी गई मैसेज इन अ बॉटल की तरह था। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है ना। मतलब वो सिर्फ रंगों के जरिए अपनी कला और अपने शोर को बाहर निकाल रही थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसे कौन देखेगा, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल सही इंसान के पास पहुंच गया। जी, और वो इंसान थे तीरंदाजी के कोच कुलदीप विद्वान। तो अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मतलब एक आम इंसान उस वीडियो को देखकर शायद सहानुभूति महसूस करता, या ज्यादा से ज्यादा उस बच्ची की कला की तारीफ करके आगे बढ़ जाता। बिल्कुल। लेकिन कोच वेदवान की नजर ने उस वीडियो में कुछ ऐसा देखा जो बाकी सब चूक गए। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि कोच विद्वान ने उस पेंटिंग में कला से ज्यादा एक नियंत्रण और स्थिरता देखी। अच्छा, एक मिनट, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। मतलब एक पेंटिंग के वीडियो में एक आर्चरी कोच को तीरंदाजी वाली स्थिरता कैसे नजर आ सकती है? मैं समझाता हूँ, इसे इस तरह देखिए।
मुंह से एक बारीक ब्रश को पकड़कर कैनवस पर सटीक स्ट्रोक्स लगाना, और वो भी बिना हिले डुले। इसके लिए गर्दन, जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों में असाधारण शक्ति और फोकस चाहिए। हाँ, ये तो है। आमतौर पर हमारी गर्दन इतने बारीक और जटिल कामों के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। लेकिन कोच विद्वान समझ गए कि जिस बच्ची के पास अपनी गर्दन और कोर का इतना सटीक नियंत्रण है कि वो 1 मिलीमीटर का भी गलत स्ट्रोक नहीं लगने देती, वो उसी नियंत्रण का इस्तेमाल एक धनुष को संभालने में भी कर सकती है। ओहो, क्या कमाल की दूरदर्शी सोच है। और इसी सोच के साथ फिर पायल को कटरा ले आए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये नजरिया ही अपने आप में अद्भुत है। लेकिन कटरा पहुंचने के बाद तो असल चुनौती शुरू होती है ना। मतलब एक बात है मुंह से ब्रश पकड़कर कैनवस पर रंग भरना, और दूसरी बात है एक भारी भरकम कंपाउंड धनुष को बिना हाथों और पैरों के संभालना। जी, क्योंकि कंपाउंड धनुष का जो ड्रॉ वेट होता है, मतलब उसकी प्रत्यंचा खींचने का जो वजन, वो 40 से 50 पाउंड तक हो सकता है। बाप रे। और हमारे स्रोतों में उनके खेलने की इस अनूठी तकनीक के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। वो अपने धनुष को स्थिर करने के लिए एक विशेष आर्म एड का उपयोग करती हैं जो उनके कंधे के पास से जुड़ा होता है। हाँ, और धनुष की स्ट्रिंग को खींचने के लिए वो अपने कंधे के दबाव और मुंह का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें एक ट्रिगर मैकेनिज्म लगा होता है। पर रुकिए, यहाँ ना मुझे एक बुनियादी उलझन है। तीरंदाजी कोई ऐसा खेल तो है नहीं जहाँ सिर्फ ताकत से काम चल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो मिलीमीटर स्तर की सटीकता और टाइमिंग चाहिए। वही तो, जब सामान्य तीरंदाज अपनी उंगलियों से प्रत्यंचा छोड़ते हैं तो उनकी उंगलियों के पोरों में लाखों बारीक नर्व्स होते हैं जो उन्हें वो माइक्रो कंट्रोल देती हैं। वो काम केवल कंधे के दबाव और मुंह के ट्रिगर से कैसे हासिल हो सकता है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? मतलब बायोमैकेनिक्स के हिसाब से उंगलियों की उस संवेदनशीलता को जबड़े से रिप्लेस करना तो एकदम नामुमकिन सा लगता है। यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। इसका जवाब सिर्फ उन विशेष उपकरणों या आर्म एड में नहीं छिपा है, बल्कि मानव मस्तिष्क की उस आश्चर्यजनक क्षमता में है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ कैसे काम कर रही है? देखिए, हमारे दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में ना शरीर के हर हिस्से को हिलाने के लिए एक नक्शा बना होता है। उंगलियों और हाथों को कंट्रोल करने वाला हिस्सा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम उनसे बहुत जटिल काम करते हैं। हाँ। लेकिन जब किसी दुर्घटना में हाथ कट जाते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा बेकार नहीं बैठता। दिमाग खुद को रीवायर करना शुरू कर देता है। क्या बात है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण पायल के दिमाग ने उस उंगलियों वाले सटीक नियंत्रण की जिम्मेदारी धीरे धीरे उनके जबड़े, गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को सौंप दी। उनके नर्वस सिस्टम ने नए न्यूरल पाथवे बना लिए। मतलब जो माइक्रो कंट्रोल और पर उंगलियां करती हैं, पायल दिमाग उसे गर्दन और मुंह से उतनी ही सटीकता के साथ करवाने में सक्षम हो गया। बिल्कुल। अगर हम इसे रोजमर्रा की भाषा में समझे तो ये ऐसा है जैसे इंसान का शरीर एक हार्डवेयर है और पायल के दिमाग ने उस हार्डवेयर की भारी कमी को पूरा करने के लिए एक बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिख दिया है। ये तुलना एकदम परफेक्ट है ना? जहां सामान्य लोग कीबोर्ड यानी उंगलियों से मशीन को कमांड देते हैं, वहां पायल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे वॉइस कमांड या जबड़े के दबाव से उस पूरी मशीन को मिलीमीटर की सटीकता के साथ चला रहा है। एकदम। और बात सिर्फ स्ट्रिंग खींचने की नहीं है। जब वो प्रोस्थेटिक या आर्म एड की मदद से धनुष को स्थिर करती हैं, तो उनके पास पैरों का सहारा भी नहीं होता। हाँ, सामान्य तीरंदाज तो अपने पैरों से जमीन पर एक मजबूत ट्राइपॉड जैसा बेस बनाते हैं ताकि हवा चलने पर भी शरीर हिले नहीं। सही कहा। पायल के पास वो आधार नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उसने पायल के धड़ और कोर मसल्स को इतना मजबूत बना दिया कि सारा का सारा बैलेंस कमर के ऊपरी हिस्से से कंट्रोल होता है। ओह माय गॉड। और जहां तक मुंह के ट्रिगर की बात है, जबड़े से एक सटीक मात्रा में दबाव डालना और ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर ट्रिगर को रिलीज करना जब हवा रुकी हो, यह दर्शाता है कि उनके नर्वस सिस्टम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीच कैसा बेजोड़ तालमेल बन चुका है। मतलब ये विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सफलता कोई रातों रात नहीं मिली होगी। बिल्कुल नहीं, सालों की मेहनत है। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को उस 40 पाउंड के धनुष के साथ सिंक करने में भयानक शारीरिक दर्द और मानसिक थकावट का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इस तकनीक और इस अटूट लगन ने उन्हें सिर्फ तीरंदाजी के योग्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन भी बना दिया। और स्रोतों में दर्ज उनकी प्रोग्रेस की स्पीड ना किसी भी खेल वैज्ञानिक को हैरत में डाल सकती है।
नए तरीके से शरीर को ढालना एक बात है, लेकिन उसे पेशेवर टूर्नामेंट के दबाव में इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। उनके सफलता के सफर के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 2025 में उन्होंने जयपुर में नेशनल पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता जी। और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन ये साबित करने के लिए काफी था कि उनकी तकनीक काम कर रही है। फिर उसी साल 2025 में ही दुबई में एशियन यूथ पैरा गेम्स में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। पहली बार किसी दूसरे देश में अलग जलवायु और हजारों दर्शकों के सामने खेलना। हाँ, और वहां उन्होंने अंडर 21 टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस भयंकर दबाव में भी बेहतरीन काम किया। ये कहां से पदक था? एक तरह से दुनिया के लिए एक चेतावनी था कि एक नई ताकत खेल के मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स, वो पल जिसने पूरी खेल बिरादरी को हिलाकर रख दिया, वो आता है साल 2026 में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। हाँ, वो मुकाबला। और मुकाबला था विमेंस कंपाउंड का फाइनल मैच। इस महामुकाबले में पायल के सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी आदर्श और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी खड़ी थी। शीतल देवी, जो खुद पैरा आर्चरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। एकदम। और इस सांस रोक देने वाले फाइनल में पायल ने शीतल देवी को 139-136 के स्कोर से हरा दिया। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई नया और युवा खिलाड़ी पहली बार किसी बड़े बास्केटबॉल कोर्ट पर उतरे और सीधे माइकल जॉर्डन के खिलाफ खेलकर उन्हें उन्हीं के गेम में मात दे दे। याना शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती देखने को मिलती है। बिल्कुल। और इस 139 के स्कोर के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंड तीरंदाजी में 139 का स्कोर हासिल करने का मतलब है कि आपके 15 में से लगभग 14 तीर लगातार बुलसय यानी 10 के घेरे में या उसके बेहद करीब लग रहे हैं। बाप रे, मतलब लगभग हर तीर एकदम परफेक्ट। हाँ, फाइनल मैच का भयानक दबाव, सामने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, हवा का बहाव और इस सब को बिना हाथों और पैरों के केवल अपने कंधे और जबड़े के संतुलन से साधना, इतनी शांति और सटीकता बनाए रखना स्पष्ट करता है कि पायल दिमागी तौर पर कितनी मजबूत हैं। वो उस दबाव के आगे बिखरी नहीं बल्कि और ज्यादा निखर गईं। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स का दबाव अच्छों के पसीने छुड़ा देता है, लेकिन पायल की उस सटीकता ने साबित कर दिया कि असली खेल मैदान पर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर खेला जाता है। 100% सही बात है। लेकिन इस कहानी की जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये नहीं है कि उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को फाइनल में हरा दिया। अच्छा। बैंकॉक के इस फाइनल मैच के खत्म होने के बाद ना, ये कहानी एक बहुत ही भावुक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जी बिल्कुल। खेल के इतिहास में अक्सर मेडल से ज्यादा ऐसे पल याद रखे जाते हैं जो इंसानियत की मिसाल बन जाते हैं। उसी बैंकॉक सीरीज में व्यक्तिगत फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद पायल ने अपनी उसी प्रतिद्वंद्वी शीतल देवी के साथ मिलकर महिला कंपाउंड डबल्स में हिस्सा लिया। हाँ, और उन दोनों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। मतलब इन दोनों की इस अभूतपूर्व जोड़ी की वजह से भारत ने उस टूर्नामेंट की मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये सुनना ही गर्व से भर देता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये घटना हमें आधुनिक खेलों की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। दोनों खिलाड़ियों के खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने एक टीम के रूप में एक दूसरे की कमियों को ढका और ताकतों को बढ़ाया। कल की विरोधी आज की सबसे बड़ी सहयोगी बन गई। एकदम। मीडिया और खेलों में ना अक्सर हमें कड़वाहट से भरी प्रतिद्वंदिता की कहानियां बेची जाती हैं। ये नैरेटिव बनाया जाता है कि जीतने के लिए आपको सामने वाले को अपना दुश्मन मानना ही होगा। हाँ, ये तो है। लेकिन स्रोतों में उस टूर्नामेंट के एक खास वायरल मोमेंट का बहुत ही मार्मिक वर्णन है जो इस नैरेटिव को पूरी तरह तोड़ देता है। व्यक्तिगत फाइनल मैच खत्म होने के बाद की मेडल सेरेमनी, जहां पायल ने गोल्ड जीता था और शीतल हार गई थीं। जी। वो पल बहुत ही खास था। जब राष्ट्रगान बजने वाला था, पायल अपनी व्हीलचेयर पर थी, तब शीतल देवी ने अपनी खुद की हार के बावजूद अपने पैरों का इस्तेमाल करके पायल की व्हीलचेयर को घुमाया ताकि पायल का चेहरा राष्ट्रगान के दौरान सीधे राष्ट्रीय ध्वज की ओर हो सके। ये ग्रेस, गरिमा और मेंटरशिप का सबसे बड़ा प्रतीक है। अपनी हार के तुरंत बाद कैमरे के सामने किसी और की जीत का इस तरह दिल से सम्मान करना, ये दिखाता है कि शीतल देवी कितनी महान खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। शीतल इस बात को गहराई से जानती थी कि पायल किस मुश्किल रास्ते से होकर यहाँ तक पहुंची हैं।
वो शारीरिक दर्द, वो अनाथालय का संघर्ष, वो सामाजिक अलगाव, उन दोनों के बीच एक अनकही समझ थी जो किसी भी मेडल के चमक से कहीं ज्यादा गहरी है। सच्ची प्रतिद्वंदिता असल में एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा सम्मान है ना। शीतल ने उस दिन सिर्फ एक व्हीलचेयर नहीं घुमाई थी, उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि एक चैंपियन का दिल कैसा होता है। हाँ, और ये पल हमें याद दिलाता है कि जब इंसान समान रूप से गहरे संघर्षों से गुजरते हैं तो उनके बीच प्रतियोगिता से परे एक आत्मीय जुड़ाव बन जाता है। तो हमारे स्रोतों से निकली आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? 2015 के उस भयानक बिजली के झटके और एक्सट्रीम ट्रॉमा से लेकर अनाथालय के अकेलेपन तक, और फिर मुंह से पेंटिंग करने के जरिए अपने अस्तित्व को बचाने से लेकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज को हराने तक। एकदम। पायल नाग का सफर केवल एक खेल की जीत की कहानी नहीं है, ये इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे का, न्यूरोप्लास्टिसिटी के चमत्कार का और मानव शरीर की असीम संभावनाओं का एक जीता जागता सबूत है। मेरा मानना है कि ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि इंसान का शरीर भले ही कितनी भी सीमाओं में क्यों ना बंधा हो, उसका इरादा और उसका दिमाग किसी भी तरह के पिंजरे को तोड़कर नए रास्ते बना सकता है। हाँ। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी हमारे अंदर कुछ ऐसा बचता है जिसे कोई हादसा नष्ट नहीं कर सकता। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत गहरा सबक है। हम सभी अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की बाधाओं का सामना करते हैं ना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास सही संसाधन नहीं है, या हमारे पास वो परफेक्ट ढांचा नहीं है, या हम उस सांचे में फिट नहीं बैठते जो दुनिया ने सफलता के लिए बनाया है। बिल्कुल। लेकिन पायल नाग की ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपने खुद के बनाए गए दायरों और उन सीमाओं पर सवाल उठाएं जिन्हें हमने बस सच मान लिया है। ये हमें सोचने पर विवश करती है कि हमारी असली विफलता हमारे शरीर या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के आगे जल्दी हार मान लेने में है। सही बात है। आज की इस चर्चा को हम उसी एक्सरे मशीन के विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। जी। आज हमने देखा कि तीरंदाजी जैसा खेल, जिसका धनुष और उपकरण पूरी तरह से हाथों, बाजुओं और उंगलियों के माइक्रो कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था, उसे एक 18 साल की लड़की ने बिना अंगों के भी महारत के साथ इस्तेमाल कर लिया। हाँ, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्तर पर। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें, प्रणालियां या सिस्टम हैं जिनके बारे में हम ये मानकर बैठे हैं कि उन्हें इस्तेमाल करने का या उन्हें जीने का सिर्फ एक ही नॉर्मल तरीका है। बिल्कुल। क्या हमारी सीमाएं असल में हमारी शारीरिक क्षमता में है, या फिर वो हमारी कल्पना और इंजीनियरिंग की कमी में छिपी हैं? अगर पायल का दिमाग एक नए शरीर को चला सकता है, तो क्या हम अपनी सोच को नए तरीके से रीवायर नहीं कर सकते? सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, एक नए नजरिए के साथ।